ओके देखो स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेक्चर मेजरमेंट, एक और लेक्चर इसमें लगे कंप्लीट करने के लिए, 4 लेक्चर लगेगा, लेकिन कल सब डेरिवेशन से। आज थियरी खत्म कर लेते हैं फटाफट, एकदम इजी है। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आज का क्या है? पैरालैक्स। बराबर, पैरालैक्स मतलब एक कुछ देखो, एक कैसे, एक एग्जाम्पल समझो कोई पेन या तो पेंसिल अपने सामने रखा है बराबर, आई लेवल के एकदम सामने बराबर, ऐसा कुछ, और एक आँख बंद किया और दूसरे आँख से उसको देखा। एक आँख बंद किया, करो, लो पेंसिल कुछ तो लो, ऐसा लो, पेन वैन कुछ तो रहेगा ना तुम्हारे सामने, लो एक आँख बंद करो और उस पेन को देखो, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। देखा, एक कोई भी आँख बंद करो, ये कोई भी एक बंद करो और देखो उसको, देखो वो जो भी तुम्हारे सामने उसको देखो, दिखा उसको पोजीशन दिखा, अरे अब खोल दो आँख, खोलो दूसरा खोलो, अब दूसरे को बंद करो और देखो उसको, क्या वही पोजीशन तुमको दिखाई दे रहा है? अलग दिखाई, यही है पैरालैक्स, समझा? इसको ही बोलते हैं पैरालैक्स। समझा पैरालैक्स क्या है? बराबर, पोजीशन अपेरेंटली चेंज हो जाता है जबकि रखा तो वहीं पे था, ऐसा नहीं कि तुमने हाथ हिलाया, हाथ वहीं पे था, समझा? ऐसा। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है पैरालैक्स इज डिफाइंड एज एपरेंट चेंज, वहीं पे था ना, लेकिन हमको जब एक आंख बंद करके देखा तो कहीं अलग दिखा और दूसरा, समझा? ऐसा अलग दिख गया वहां पे, इसको बोलते हैं पैरालैक्स। इज डिफाइंड एज एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, का पोजीशन हमको अलग दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? एपरेंट चेंज, एपरेंट समझ आ रहा है क्या? एपरेंट मतलब उस टाइम के लिए, बस था तो वहीं पे ऑब्जेक्ट, लेकिन देखने का नजरिया चेंज किया तो चेंज हो गया उसका पोजीशन, ऐसा हो गया, समझा? एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्चुअल में हम लोग ने ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज किया, मालूम है? जब समझो ये मेरा लेफ्ट वाला आंख मैंने बंद किया और इसको राइट से देखा, बराबर, ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे ऑब्जर्वर राइट से देख रहा है, राइट आंख से देखा तो राइट से देख रहा है ना, और सेकेंड टाइम राइट को ओपन कर दिया और राइट को क्लोज किया और लेफ्ट से देख रहा है, ऐसा कुछ, तो अब ऑब्जर्वर कहाँ पे? लेफ्ट। तो किसका पोजीशन चेंज किया हम लोग ने? ऑब्जर्वर। वो पार्टिकल का पोजीशन तो वही था ना, समझा रहा? पैरालैक्स आता है किस वजह से? ऑब्जर्वर अपना पोजीशन चेंज करता है देखने के लिए, तो इसकी वजह से क्या आ जाता है? पैरालैक्स, समझा? चलो एग्जांपल पढ़ लो, जो एग्जांपल बताया वही, जो करके देखे ना हमने एग्जांपल, वही एग्जांपल पढ़ो। क्या? व्हेन अ पेंसिल इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ योर आईज, क्या होता है? एंड वी लुक एट इट, हम लोग उसको देखते हैं, कैसे? विथ इट वन विथ आवर लेफ्ट आई क्लोज, एक बार लेफ्ट आई को बंद किया, बराबर, आगे, एंड देन विथ आवर राइट आई क्लोज, अरे एक आंख बंद किया दूसरे देख रहे, वैसे हो रहा ना, एक बार लेफ्ट को बंद करे दूसरी बार राइट को बंद करे, तो देख रहे उसका अपोजिट आंख से, सिंपल लॉजिक। हाँ, पेंसिल अपीयर्स टू मूव, बराबर, वो ऐसा लगता है पर इधर, फिर दूसरे देखा यहाँ पे आ गया, ऐसा कुछ, समझ आ रहा है? ऐसा लगा ना? हाँ, पेंसिल अपीयर्स में ऐसा लगता है हमको, एक्चुअल में होता नहीं, अपीयर्स इसके लिए लिखा है। पेंसिल अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड, वहां पे वो चेंज, ऐसा पोजीशन चेंज करने लगता है, ऐसा लगता है हमको, बराबर। हाँ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज, सिंपल, समझा? पैरालैक्स इफेक्ट किस वजह से आता है? किसके, इसका बताओ रीजन कौन है? ऑब्जर्वर ने अपना पोजीशन चेंज किया तो उसको अलग जगह पे दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ, समझ में आ रहा है? ये वजह से। चलो पढ़ते हैं पैरालैक्स एंगल क्या है, बराबर, इसको पैरालैक्टिक एंगल भी बोलते हैं। अब देखो पैरालैक्स एंगल क्या है, देखो समझो मुझे स्टार को देखना है या तो कोई भी चीज को देखना है, बराबर, ये एस चीज, समझो ये पेंसिल है तुम्हारा, वो ऐसे, बराबर, यहाँ पे कुछ ऐसा रखा हुआ है और यहाँ से देख रहे हैं, ऐसा कुछ समझो, बराबर, तो एक बार यहाँ से देख रहे हैं, बराबर, और एक बार यहां से देख रहे हैं, दो जगह से देख रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? b। यहां से लेके यहां तक और इधर से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना है? d, बराबर। तो ये जो एंगल बनाना है, अच्छा बताओ क्या पैरालैक्स आएगा क्या इस जगह? पैरालैक्स आएगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन वही है ना, लेकिन एक बार यहां से देख रहे, एक बार यहां से देख रहे, ये मतलब वही हो गया ना, आइज वाला लॉजिक, समझा? तो पैरालैक्स आएगा, तो पैरालैक्स आएगा, एक बार यहां से देख रहे और एक बार यहां से देख रहे, तो बीच में एक एंगल बन रहा है ना, ये एंगल को क्या बोलेंगे? पैरालैक्स एंगल या तो पैरालिटिक एंगल, समझा? सिंपल। चलो पढ़ो जल्दी, क्या बताओ? एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन along which a star, ये स्टार या तो प्लैनेट है, समझो, हम लोग स्टार या तो प्लैनेट को देख रहे हैं। एंगल देख रहे, क्या लिखा है? एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन हुआ देखने का और दूसरा डायरेक्शन ये हुआ ना देखने का, समझा रहा है? देखने का दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो पैरालैक्स एंगल। किसको देख रहे हैं? स्टार को देख सकते हो, प्लैनेट को देख सकते हो, दूर जो ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, बराबर। एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन along which a star और planet is viewed, देख रहे हैं ऐसा, बराबर, at the 2 point of observation, 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑब्जर्वर एक बार यहां से देख रहा है फिर दूसरी बार यहां से आके देख रहा है, 2 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, समझ में आ रहा है? 2 है ना, देखो डायग्राम में, बराबर। हाँ, इज कॉल्ड एज पैरालैक्स एंगल, सिंपल, समझा? अच्छा,
फॉर्मूला क्या रहेगा, ये जो है इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अपोजिट अपॉन ये वाला डिस्टेंस। अपोजिट क्या है, थीटा, सॉरी थीटा के अपोजिट क्या है, बी, और वो बाजू वाला डिस्टेंस क्या है, डी, बी बाई डी। फॉर्मूला क्या रहेगा, बी बाई डी। समझा, पैरेलल एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, बी बाय डी। अब वो आया कैसे, वो तुमको मैं यहाँ सिखाऊंगा, जब एकदम प्रॉपर्ली बताओगे कि कैसे आया बरा, तभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी आया कैसे। अभी के लिए याद रखो जस्ट बराबर, बी क्या है, बी है सेपरेशन किसके बीच में, दो पॉइंट के बीच में, जहां से तुम लोग देख रहे थे ना, ऑब्जर्वर का दो पॉइंट है ना वो, बराबर। और डी क्या है, डी तो डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है ना, ऑब्जर्वर का पोजीशन और स्टार या फिर प्लैनेट का पोजीशन, बराबर ना। पढ़ो डी वाला पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम एनी पॉइंट, यहां से करेंगे तो भी डिस्टेंस डी आ रहा है, यहां से करेंगे तो भी डिस्टेंस डी आ रहा है। समझा, बी और डी क्या है, बहुत सिंपल था ये चीज, बराबर। समझा, थीटा का बोलो फॉर्मूला क्या मिला है तुमको, बी बाई डी। बी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डी क्या है, डी डिस्टेंस है सोर्स और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में, दोनों साइड में डिस्टेंस वही है, डी है। समझा, सिंपल। चलो पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है क्वेश्चन, डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और प्लैनेट फ्रॉम अर्थ से हमको एक प्लैनेट तक का डिस्टेंस देखना है, तो कैसे निकाल सकते हैं वो डिस्टेंस, वो देखते हैं वो डिस्टेंस वो कैसे निकाला जाएगा। चलो देखते हैं डिटेल। पैरेलैक्स लगता है वहां पे, पैरेलैक्स वाला लॉजिक लगे। पढ़ो पहला पॉइंट पढ़ो, पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ कौन सा ऑब्जेक्ट, डिफरेंट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ से कोई प्लैनेट तक का दूरी या फिर डिस्टेंस तुमको निकालना है तो पैरेलैक्स मेथड यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो क्या, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम को देखो और पॉइंट्स पढ़ो, बराबर। जरा डायग्राम को मैं एक बार फिर से यहाँ बना देता हूँ, अगर तुमको ये नहीं दिख रहा है तो ये देख लो, बराबर। ये हमारा अर्थ का सरफेस, बराबर। इस यहाँ से हम लोग एक स्टार या तो एक प्लैनेट को देख रहे हैं, ये स्टार या फिर कोई प्लैनेट है, समझा, ऐसा कुछ। पैरेलैक्स के लिए दो जगह से तुमको देखना पड़ेगा। समझो मैं पहले यहाँ से देख रहा हूँ, क्या है ये, E1, ये पॉइंट का नाम क्या है, फिर एक दूसरा पॉइंट और है यहाँ पे, दूसरी जगह से देख रहे हैं, ये पॉइंट का नाम है E2, बराबर। बाकी सब तुमको मालूम है, बराबर। ये डिस्टेंस अपन कितना लेते हैं बताओ, ये डिस्टेंस D लेते हैं ना, अभी तो ऊपर लिया ना वहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना लेते हैं, B लेते हैं, तुमको मालूम है। ये एंगल कितना लेते हैं, थीटा। इसके बारे में ये डायग्राम को देख के जरा पॉइंट पढ़ो, बहुत ईजी से पॉइंट पढ़ो। टू मेजर डिस्टेंस, तुमको क्या करने का है, तुमको तुम्हारे प्लैनेट, तुम्हारे अर्थ से लेके उस प्लैनेट तक का डिस्टेंस निकालने का है ना, मतलब वो डिस्टेंस D रहेगा। अगर तुम यहाँ पे तो डिस्टेंस D है, अगर इधर है तो भी डिस्टेंस, सिंपल है ना। तुमको क्या निकालना क्या है बताओ, पहले ये देख लो निकालना है क्या है तुमको थीटा चाहिए, बी चाहिए कि डी चाहिए, डी चाहिए ना, डी ना, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ, वो डी है, बराबर ना। हाँ चलो तो पढ़ लो एक बार, पॉइंट नंबर 2 क्या है, टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ अ डिस्टेंट प्लैनेट, मतलब दूर प्लैनेट, जो प्लैनेट बहुत दूर है, डिस्टेंट, बराबर। डिस्टेंट प्लैनेट्स सेलेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज, हमने दो अलग अलग ऑब्जर्वेटरी सेलेक्ट किया। एक का नाम क्या है, अरे ऑब्जर्वेटरी मतलब जहां से देख रहे प्लैनेट को, ऑब्जर्वेटरी वो, ये पहला ऑब्जर्वेटरी और दूसरा ऑब्जर्वेटरी क्या है, E2। चलो आगे, E1 E2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट, द प्लैनेट शुड बी विजिबल फ्रॉम E1 एंड E2 ऑब्जर्वेटरी साइमल्टेनियसली। इसका मतलब मालूम है क्या, अगर मैं इस E1 वाले ऑब्जर्वेटरी से कोई प्लैनेट को देख रहा हूँ ऐसा, तो यहाँ से अगर वो प्लैनेट दिख रहा है तो तुमको उसी टाइम पे तुमको E2 से भी दिखना चाहिए वो प्लैनेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है, ऐसा ही नहीं कोई भी पॉइंट ले लेंगे, बराबर। ऐसा पॉइंट लो जहां से साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे वो प्लैनेट तुमको दिखाई दे। समझा E1 E2 कैसे सेलेक्ट करने का, बोलो क्या निकाल रहे बताओ तुम लोग वैसे, डी कैपिटल डी निकालेंगे ना। कैपिटल डी निकालने के लिए क्या किया तुमने, अर्थ के सरफेस पे दो ऑब्जर्वेटरी बनाया, दोनों ऑब्जर्वेटरी ऐसा बनाओ कि जहां से क्या दिखना चाहिए, प्लैनेट, वही टाइम पे साइमल्टेनियसली, बराबर। चलो देखते हैं आगे, पढ़ो। E1 एंड E2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस B, बता दिया पहले E1 और E2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, B। अरे यही चीज है, कुछ नया नहीं, आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के बीच का एंगल मेरे को पहले से मालूम है, ये एंगल थीटा है, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल ना, या तो पैरेलैटिक एंगल, बराबर। फिर से कहाँ गया, हाँ इधर पढ़ो। द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन अलोंग विच द प्लैनेट इज मूव्ड कैन बी मेजर्ड, मेजर किया जा सकता है, बराबर। इट इज पैरेलैक्स एंगल, इस केस में हमारा वो एंगल रहेगा एंगल E1, बराबर। क्या रहेगा, एंगल E1 S, मैंने S नाम दिया था, क्या नाम दिया, इधर भी S दिया, एंगल E1 S E2 ना, अरे यही होगा ना एंगल, यही तो है थीटा, बराबर। उल्टा भी हो सकता है, E2 S E1 वो भी थीटा है, बराबर। लिखा है क्या यहाँ पे, कोई एक मैंने लिखा है, दूसरा भी वही रहेगा ना, समझ जाओ। बोलो दूसरा क्या रहेगा बताओ, बोलो एंगल, इतना तो मैथ आना चाहिए, E2 S E1 ये भी थीटा ही है, बराबर। मतलब तुम्हारे पास थीटा है,
तुम्हारे पास क्या है थीटा। आगे आगे बढ़ो, रुक जाओ पहले बताओ, ये देखो क्या लगता है तुमको, ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है? ये वो मत बताओ, बी बड़ा है कि डी बड़ा है? डी बड़ा है कि बी बड़ा रहेगा? बोलो डी ना। हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही है, तुमको ऑब्जर्वेटरी बनाने का है, समझा? तो एक जगह बनाएंगे, कुछ डिस्टेंस पे बनाएंगे ना, वो डिस्टेंस और प्लैनेट तक का डिस्टेंस बहुत फर्क है ना दोनों में। कौन ज़्यादा रहेगा? वो प्लैनेट वाला डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा ना, मतलब अर्थ से उस प्लैनेट या फिर स्टार तक का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, मतलब कौन बड़ा है? डी बहुत ज़्यादा है, और बी उसके सामने बहुत कम है, मतलब बी जो है बी इज मच लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ डी ना, मतलब बी बहुत छोटा है और डी बहुत बड़ा है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं बी को डी से डिवाइड कर दूं बराबर, तो बी छोटा है, अरे ऊपर देखा ना बी क्या है, छोटा है, छोटा वैल्यू, और डी बड़ा वैल्यू, तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑब्वियस है कि 1 से कम ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे छोटा नंबर अपॉन बड़ा नंबर 1 से कम आंसर आता है। 1/2, 1 मतलब छोटा नंबर, 2 बड़ा नंबर, 1/2 का आंसर कितना होता है? 0.5, जो 1 से कम है। कोई कहीं भी देख लो, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, मतलब तुम्हारा आंसर 1 से छोटा ही आएगा ना, मालूम है ना ये चीज़? हाँ, तो b/d जो है वो क्या है? लेस देन। अच्छा b/d तो किसी का आंसर है, मैंने पढ़ाया था, देखो b/d, अगर b/d बहुत छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब तुम्हारा एंगल भी बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे अगर b और d तुम्हारा, अगर b और d लेस देन 1 हो गया तो तुम्हारा एंगल भी तो छोटा ही हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या सीखा, जरा ये पॉइंट को जरा ध्यान दो दीजिए। b इज मच लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ d, हेंस b/d इज लेस देन 1, बराबर। देयरफॉर तुम्हारा जो थीटा रहेगा वो बहुत छोटा मिलेगा ना, थीटा इज वेरी स्मॉल। समझ में आया क्या बताया मैं तुमको? समझा, थीटा बहुत छोटा है। आगे अब पढ़ो, अब समझेगा। किधर थे हम लोग? पॉइंट नंबर 5 पढ़े थे ना? नहीं 6 पढ़े थे। 6 पढ़ो, क्या है? द प्लैनेट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से प्लैनेट की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, मतलब डी बहुत बड़ा है और बी बहुत छोटा है, इसलिए b/d बोलो तो लेस देन 1 है, थीटा स्मॉल है। समझा ना? यही पढ़ने वाले। हाँ, फार अवे फ्रॉम अर्थ पढ़ो, हेंस b इज मच लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ d। आगे दैट इज b/d कैसा रहेगा? लेस देन 1, और थीटा क्या रहेगा? अरे यही तो लिखा था ना, वही तो लिखा है इधर, थोड़ी कुछ अलग है, इजी है ना, सेम सेम चीज है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, क्या बोलते हो कि जो E1 E2 बहुत छोटा है, अब डायग्राम रब कर रहा है, समझा? E1 E2 का डिस्टेंस ये d के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, बोलो ठीक है। देखो अब जरा ध्यान दो और एक चीज का आंसर दो मेरे को, मैं तुमको सिखाता हूँ ये आया किधर से, आया किधर से। वो थीटा इज इक्वल टू b/d कैसे ले लिया? देखो तुम लोग क्या बोल रहे हो, b और d, वो जो E1 E2 के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा था, बहुत छोटा है, और d बहुत बड़ा है। अगर E1 और E2 के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा है तो क्या मैं उसको एक आर्क एज्यूम कर लूँ? आर्क देखो, ये समझो ये E1 है, एक्चुअल बनाता हूँ मैं अभी एक्चुअल जो चीज़ है वो बनाता हूँ। देखो E2 बनाया, एक और है ना हमारे पास, क्या दूसरा बताओ क्या था? E1 ना। हाँ, एक E2 है समझो, दूसरा हो गया एक E1 इधर, वैसे तो मैंने थोड़ा बड़ा ही बना दिया, बराबर। E1 E2 बराबर, इनके बीच का बताओ डिस्टेंस क्या था? B की D, B था, बराबर। वो बहुत छोटा है, अरे बहुत छोटा है, वो D के कंपेरिजन बहुत छोटा है, तो क्या मैं उसको एक आर्क एज्यूम कर लूँ? ऐसा आर्क बहुत छोटा सा है ना, बराबर। छोटा है मतलब स्ट्रेट लाइन है, और जब देखेंगे तो आर्क जैसा एज्यूम कर सकते हैं। चलो मैं इसको एज्यूम कर लिया B, अच्छा था ही वो B ना, B था, उसको मैंने खाली क्या एज्यूम किया? आर्क, बराबर। क्या कर सकते हैं छोटे चीज को तुम लोग आर्क भी एज्यूम कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी एज्यूम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। ये क्या था ये बताओ? D था, ये क्या था? थीटा। एंगल मेजरमेंट याद करो, एंगल मेजरमेंट याद है? इसी को याद है, इसको हम लोग वो टाइम पे बोलते थे S। अरे लेंथ ऑफ आर्क ना, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग क्या बोलते हैं? S। S का फॉर्मूला बोलो क्या था? R इंटू थीटा। अब जरा ध्यान दो, अगर ये छोटे से आर्क को मैं आगे लेके जाऊं तो ये तो एक सर्कल बनता है, उस सर्कल का सेंटर बताओ कौन रहेगा? थीटा तो S रहेगा। उस सर्कल का रेडियस क्या रहेगा? देख के बताओ, D उस सर्कल का रेडियस रहेगा, S उस सर्कल का सेंटर रहेगा, जिसका लेंथ ऑफ आर्क तुम्हारा BM। अब लगाओ वही एंगल एंड मेजरमेंट वाला फॉर्मूला, बताओ। ये इसको S बोलते थे ना हम लोग, अरे S लिखते हैं, S की जगह बोलो अभी मैं क्या लिखूं? B लिखना पड़ेगा, B इज इक्वल टू R इंटू थीटा। R होता है रेडियस, हमारे सर्कल का रेडियस बोलो क्या है? D इंटू क्या लिखना पड़ेगा? थीटा। थीटा रेडियस में होना चाहिए था, थीटा। अब यहाँ से जरा थीटा को अलग करो, बोलो थीटा का आंसर क्या रहेगा? B/d आया। समझा कहाँ से आया था वो? समझ में आया लॉजिक क्या है? यही चीज़ अब आगे लिखा हुआ, जरा पढ़ो, मालूम पड़ेगा, पढ़ो।
E1 एंड E2 कैन बी कंसिडर्ड एज अ आर्क। कंसिडर किया ना मैंने, E1 और E2 के बीच में डिस्टेंस को आर्क कंसिडर कर लिया। ये अगर आर्क बना तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मेरे को एक सर्कल मिलता है, उसका सेंटर S, उसका रेडियस D, फिर यही लगाएगी ये, यार यही चीज लगाया हुआ है और कुछ नया नहीं। पढ़ो, E1 and E2 कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क ऑफ लेंथ। वो जो आर्क लेंथ रहेगा, वो आर्क का लेंथ कितना है, B ना, आर्क लेंथ B है बराबर, ऑफ सर्कल विथ S एज अ सेंटर। जो S है वो क्या रहेगा, उसका सेंटर, और D एज अ, तो यही फॉर्मूला तो बनाया, देखो मैंने थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी बनाया, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। लेकिन तुमको निकालना क्या था बताओ, D। अगर थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी है तो D अलग नहीं कर सकते क्या यहाँ से, तो बताओ D क्या रहेगा, D को इधर लेके जाओ, थीटा को नीचे लेके आओ, D इज इक्वल टू बी बाई थीटा। समझा क्या लॉजिक है, समझा। Thus the distance D, इस फॉर्मूले से तुम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हो प्लैनेट का फ्रॉम द अर्थ। समझा, कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी स्टार का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं अर्थ से। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का निकालना है। याद रखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ प्लैनेट का, वो जो प्लैनेट या फिर स्टार है उसका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, बराबर, उसको बोलते हैं डी। डी का आंसर क्या रहेगा, बी बाय थीटा। बी समझा क्या है, बी उस दो ऑब्जर्वेटरी के बीच का डिस्टेंस है, और थीटा वो जो दिख रहा है व्यूइंग का एंगल है, कहां से व्यू करें ना वो एंगल बनता है, पैरेलैक्स एंगल। समझा, बोलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है। हाउ पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम अर्थ। एक्चुअली में यहां भी वही देखा, इधर भी वही देखने जा रहा, लेकिन ये थोड़ा अपग्रेडेड है बराबर। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि एक स्टार है या फिर कोई प्लैनेट है, उसका अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है अर्थ से, तो उस टाइम पे मेरे को ऑब्जर्वेटरी को नजदीक नजदीक बनाना पड़ेगा, बराबर ना। और नजदीक नजदीक आया तो वो जो डिस्टेंस है वो प्लैनेट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाता है ना। तो प्रॉपर कैलकुलेशन देखो, उसको हमने यहाँ पे आर्क ले लिया, कभी उसको स्ट्रेट लाइन ले लेते, कुछ भी हो जाता है। समझा, ऐसा छोटा डिस्टेंस कुछ भी हो जा रहा है ना वहाँ पे। इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं डिस्टेंस को बड़ा लेने का। ये दिख रहा है E1 और E2 के बीच का डिस्टेंस हम लोग ट्राई करते हैं कैसे करने का, बड़ा लेने का, ज्यादा बड़ा लेंगे बराबर। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सन बराबर, सन के आजू बाजू हमारा अर्थ रिवॉल्व होता है ना, ऐसा रोटेट करता है, रोटेट होता है ना वहां पे। हाँ, तो ये A और B पोजीशन दिखाई दे रहा है तुमको, A और B पोजीशन, ये पोजीशन हम लोग लेते हैं एक्चुअल में ऑब्जर्वेटरी के लिए। ये जो दिख रहा है तुम्हारा E1, वो E1 आ जाएगा A पे बराबर, और E2 कहाँ पे आ जाएगा, B पे। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया बराबर। अब ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तुम्हारे D से ज्यादा बड़ा हो गया बराबर, D से बड़ा अभी भी नहीं हुआ है। वो डिस्टेंस जो रहेगा तुम्हारा प्लैनेट का या फिर स्टार का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, उससे बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, उसके कंपेरेबल में आ गया। मतलब उसको हम लोग ले सकते हैं कैलकुलेशन में अभी। अरे कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा ना फिर तो वहाँ पे। समझा, तो देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम याद है पहले प्रॉब्लम क्या था, ये B मेरे लिए बहुत पहले प्रॉब्लम था। E1 E2 जो दो ऑब्जर्वेटरी तुमको अर्थ के ऊपर ही बनाना है, स्पेस में जाके तो बना नहीं सकते हैं, दूसरे प्लैनेट पे जाके तो बना नहीं सकते हैं। समझा, तो हम लोग ने क्या किया उस टाइम पे, हम लोग ने E1 को क्या लिया, E1 तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया A। अब बताता हूँ वो A और B क्या एकदम डिटेल में बताऊंगा। E1 पहले समझ लो, E1 कहाँ पे आ गया, A पे, और E2 कहाँ पे आ गया, B। अब वो A और B है क्या, वो जो सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल है क्या, इतना समझ में आ गया। बीच में क्या है, सन है बराबर। ये तुम्हारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो जो ऐसा घूमता है बराबर, जब घूमेगा ऐसा, तो जब प्लैनेट इधर आएगा तो उस पे वो टाइम पे हम लोग ऑब्जर्वेटरी लेंगे, वहां पे वो क्या रहेगा, E1। समझा रहे डिस्टेंस कैसे बड़ा किया है, अरे अर्थ के पोजीशन को ही चेंज कर दिया डायरेक्ट। समझा रहा है, पहले अर्थ इधर था ना A, तो उस पे ऑब्जर्वेटरी था, वो क्या था हमारा E1। जब अर्थ घूम के यहाँ गया बराबर, अर्थ का पोजीशन चेंज हो गया ना अभी, और अब ज्यादा कुछ बड़ा डिस्टेंस मिल रहा है, देखो वो B के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस मिल रहा है ना बराबर। तो अब जब अर्थ घूम के यहाँ गया B पे, तो वो पॉइंट क्या बन गया बताओ, E2। समझा, अब जब डिस्टेंस मिला है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है बराबर, क्या बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है, क्या है, देखो ये बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है मीन डिस्टेंस। ये क्या है, किसके बीच में, जरा देखो जरा, 1 AU किसके बीच का डिस्टेंस है, सन और अर्थ ना। सन एक बड़ा है ना, बड़ा प्लैनेट, बड़ा चीज है बड़ा बड़ा है, तो उसका सेंटर लेना पड़ेगा कि सरफेस पे आएंगे। ये सिखाया तुमको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना, और ग्रेविटेशन में भी सिखाया। जब कोई बड़ा बॉडी रहेगा तो उसका सेंटर लेने का, और जब छोटा बॉडी रहेगा तो उसका सरफेस लेते हैं। तो अर्थ कभी सरफेस लेंगे क्या सेंटर लेंगे, बड़ा है ना, सेंटर लेंगे, और सन का भी। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये डिस्टेंस है किसके बीच में, अर्थ और सन के बीच में, कि अर्थ का सेंटर और सन का सेंटर के बीच में, सेंटर ना, अर्थ का सेंटर और सन का सेंटर। पढ़ो जरा AU का मतलब क्या है, AU पढ़ो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब ये मेन डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। समझा, अब तुम्हारा B बड़ा हो चुका है B ना, और अब प्रॉपर कैलकुलेशन आ सकता है।
समझ में आया? समझा बी क्या लेंगे वो टाइम पे, बी समझा कैसे लेंगे, अर्थ का पोजीशन चेंज डायरेक्ट, बराबर, एक बार इस पॉइंट पे एक बार दूसरे पॉइंट पे। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या। द पैरालैक्स मेजर्ड फ्रॉम द टू फारदेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ, बराबर, फॉर अ स्टार विल बी टू स्मॉल। अगर मैं पैरालैक्स या फिर पैरालैक्स एंगल निकालूं, तुमको याद है यही सिखाते हुए तुमको सिखाया है कि वो जो पैरालैक्स एंगल थीटा बहुत छोटा हो गया था, स्मॉल क्यों हुआ था मालूम है? स्मॉल बोलो क्यों हुआ था? अरे बताओ वो थीटा स्मॉल क्यों हो गया था? वो थीटा इज वेरी स्मॉल ऐसा क्यों आया था यहाँ पे थीटा स्मॉल? क्योंकि बी जो है बी जो है वो डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा था। अब ऐसा है क्या, अब बी तुम्हारे डी के कंपैरिजन में आ सकता है, समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हारा थीटा स्मॉल आएगा क्या, समझा? तो ये प्रॉपर है ना। पहले समझा प्रॉब्लम क्या था? पहले प्रॉब्लम था तुम्हारा बी बहुत छोटा है जिसकी वजह से बी बाई डी का आंसर लेस देन 1 आ रहा था और तुम्हारा एंगल छोटा हो जा रहा था, समझा? अब तुम्हारा बी भी बड़ा है, डी के कंपैरिजन में आ सकता है और अब तुम्हारा थीटा स्मॉल होने वाला नहीं है। चलो पढ़ते पहले प्रॉब्लम समझा क्या है? पहले पैरालैक्स स्मॉल आ रहा था ना, अब पैरालैक्स स्मॉल आएगा नहीं, अब प्रॉपर आंसर आएगा। पढ़ो। द पैरालैक्स मेजर्ड फ्रॉम टू फारदेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ, मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इसमें पैरालैक्स स्मॉल था कि बड़ा था बताओ? स्मॉल था, बराबर। हाँ पढ़ो। फॉर स्टार विल बी टू स्मॉल हेंस कैन नॉट बी मेजर। वो टाइम पे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो सकता था उसका, उसको हम लोग आर के ले रहे थे वो टाइम पे। अब लेकिन ऐसा नहीं, अब पढ़ो। इंस्टेड अब हम लोग क्या यूज करेंगे? पैरालैक्स बिटवीन टू फारदेस्ट पॉइंट। अब हम लोग क्या लेंगे बताओ? वो दो फारदेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा? अगर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो बताओ टोटल बी बताओ तुम्हारा कितना होता है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बड़ा हो गया अभी, समझा? पढ़ो, दिख रहा है यहाँ पे? देखो क्या लिया? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपार्ट ना, अपार्ट मतलब दूर, डिस्टेंस पे, बराबर। आगे बढ़ो। along the orbit of earth around the sun is में, समझा? वो दो पार्ट क्या लिया? E1 और E2 कहाँ पे आ गया? वो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट जहाँ पे तुम्हारा अर्थ घूमता है, बराबर, वो ऑर्बिट का एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले ले, 2 AU आता है जो, बराबर। समझा क्या है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? हाउ अ साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार इज। अब देखो क्या क्या पहले समझो। पहले मैंने प्लैनेट का डिस्टेंस निकाला, कहां से? अर्थ से वो प्लैनेट या फिर स्टार का डिस्टेंस निकाला, बराबर। देखा यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ था बी कम हो गया तो उसको ओवरकम भी कर लिया, समझा? अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग अर्थ से एक प्लैनेट को देख रहे हैं या तो एक स्टार को देख रहे हैं और वो स्टार कितना बड़ा है वो देखने जा रहे हैं अभी। अब हम लोग अर्थ से उस प्लैनेट या फिर स्टार तक का डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं, अब हम लोग अर्थ से उस प्लैनेट या फिर स्टार को देख रहे हैं और ये निकालने का ट्राई कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है, उसका एक्चुअल डायमीटर कितना है। समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है? अब उल्टा काम होगा। देखो ये समझ में आ रही है? ये याद है क्या? इस टाइम पे दो का दोनों पॉइंट कहां पे था? अर्थ के सरफेस पे। अब सोचो अब कैसा रहेगा, जरा ध्यान दो। अब तुमको बताओ किसका साइज निकालना है वैसे? स्टार या फिर अर्थ का, सॉरी स्टार या फिर प्लैनेट का ना। यहाँ पे तुम्हें ना अर्थ पे ना, बराबर, समझो यहाँ पे एक स्टार है या फिर कोई प्लैनेट है, बराबर, इसका तुमको साइज निकालने का है। तो अब तुमको 2 पॉइंट बताओ कहाँ लेना पड़ेगा? स्टार पे लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाला पॉइंट, बराबर। तुमको एक पॉइंट इधर लेना पड़ेगा E1 और एक पॉइंट E2, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ऐसा ना, बराबर है। अगर तुमको ये वाला एंगल मालूम है, थीटा मालूम है, बराबर, तो तुम लोग, और तुमको ये भी मालूम है लेंथ, डिस्टेंस निकालने सिखाया ना मैंने तुमको, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम, अरे देखा ना प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस डी निकालने सिखाया। अगर तुम्हारे पास डी है और तुम्हारे पास ये एंगल है तो तुम लोग बहुत इजीली उस प्लैनेट का डायमीटर निकाल सकते हो। डायमीटर मतलब ही साइज हुआ ना प्लैनेट का, समझ में आ रहा है? यही लॉजिक लगाएंगे। चलो पढ़ते हैं, किधर गया? इधर ना, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं, थ्योरी पढ़ो। चलो क्या पढ़ो? टू डिटरमाइन द, देखो आ गया पहले साइज मतलब डायमीटर, बताना डी तुमको निकालना। याद रखो, पहले निकाल रहे थे कैपिटल डी, वो वो डिस्टेंस था ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार निकाल रहे हैं हम लोग अर्थ से ना, अर्थ से देख के निकाल रहे। पढ़ो। टू डिटरमाइन डायमीटर डी ऑफ अ प्लैनेट और स्टार टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। समझ में आ रहा है? अरे डायमीटर में आजू बाजू तुमको पॉइंट देना पड़ेगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। अपोजिट है कि नहीं? अरे सर्कल में किया हुआ चीज है ना, डायमेट्रिक फॉर्म किया था तो 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिया था, x1 x2 y1 y2 ना, x1 y1 x2 y2 ऐसा लिया था, बराबर। चलो पढ़ते किधर थे? हाँ, 2 डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट आर विजिबल फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेटरी। तुम लोग देखने के टाइम पे तो एक ही जगह पे देख रहे हैं, एक ही जगह से देख रहे हैं, लेकिन 2 अलग अलग पॉइंट को देख रहे हैं ना, तभी तो मिलेगा ना तुमको उसका साइज। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक बार फिर से पढ़ो, नहीं समझा तुमको, पढ़ो क्या है? पढ़ो। टू डिटरमाइन द डायमीटर डी ऑफ अ प्लैनेट और स्टार, 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेना पड़ेगा, 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द
प्लैनेट या फिर कोई स्टार का दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लो, इस पे मत ले लेना, समझा? समझा? फिर तो उल्टा हो जाएगा, फिर तुम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे वो टाइम पे, बराबर? हाँ, आर व्यूड फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेटरी, एक ही ऑब्जर्वेटरी से दो जगह पे देख रहे हो। आगे नेक्स्ट, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ प्लैनेट और स्टार, हमको मालूम है मैंने डायमीटर या फिर जो भी प्लैनेट का डायमीटर या फिर स्टार का डायमीटर कितना लिया है, डी लिया है। आगे, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट दिखाई दे रहा है, थीटा, इसकी बात कर रहे हैं, पढ़ो कहां गया? हाँ, अर्थ पे बनेगा, ऑब्वियस है ना, अर्थ पे बनेगा। इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ये थीटा को क्या बोलेंगे बताओ? ये पैरेलैक्स एंगल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? ये क्योंकि डायमीटर मेजर कर रहा है ना ऊपर का प्लैनेट का, इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट या फिर स्टार। चलो नेक्स्ट, लेट द एंगल, अच्छा यहाँ पे जो थीटा है वो मैच कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ले लिया उन्होंने अल्फा, क्योंकि थीटा रहेगा तुम लोग कंफ्यूज है कि शायद वो पैरेलैक्स एंगल है, पैरेलैक्स एंगल को थीटा लिया था ना, इसको क्या ले लिया? अल्फा, समझा? नाम चेंज किया और क्या? लेट द एंगल अल्फा बी द, लेट द एंगल अल्फा बी द एंगल बिटवीन दिस टू डायरेक्शन, ये जो दो डायरेक्शन तुम्हारा व्यू करने का, इनके बीच में एंगल कितने का है? अल्फा का है। आगे आगे वो ये बेसिक लॉजिक लगा रहे हैं। अच्छा इधर ही बताओ जरा क्या आएगा, जैसे वहां पे थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी आया था, बोलो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? अल्फा इज इक्वल टू बी बाय डी। तुमको क्या चाहिए? एक मिनट, बी किधर है? इधर डी बाई डी ना, स्मॉल डी बाय कैपिटल, तुमको क्या चाहिए? स्मॉल डी ना, बताओ स्मॉल डी का आंसर? अल्फा इंटू कैपिटल डी, खत्म ना, समझा ना? सिंपल, पढ़ो किधर था। इफ द, देखो मैंने पहले बता दिया है, अगर तुमको इसका डायमीटर निकालना है तो तुम्हारे पास दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कौन सा? अल्फा, वो दिख रहा है कौन सा एंगल? डायमेट्रिकल एंगुलर डायमीटर ना ऑफ द प्लैनेट, ये तुम्हारे पास होना चाहिए, और तुम्हारे पास उस प्लैनेट या फिर स्टार का डिस्टेंस अर्थ से होना चाहिए ना, ये दोनों तुम्हारे पास होना चाहिए ना। हाँ, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग, क्या गया? इफ द डायरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट और स्टार इज नोन, समझा? तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वो वाला फॉर्मूला, वही देखो वहां पे आगे, अरे देखो ना ये वाला फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी, तो स्मॉल डी का आंसर अल्फा इंटू कैपिटल डी, समझा? अरे इजी है, सिंपल है, थियरी कुछ और नहीं। लास्ट में इसी तरीके से देखो निकाल सकते, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लो फिर नेक्स्ट पढ़ते, पढ़ो। दस डायमीटर डी ऑफ अ प्लैनेट और स्टार कैन बी डिटरमाइंड, सिंपल, इसके लिए मैंने इसको लास्ट में रखा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप भी है। चलो पढ़ते, नेक्स्ट क्या है? डिवाइस यूज टू, अब देखो दूर का ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो बड़ा डिवाइस, छोटा ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। दो याद रखा, डिवाइस का नाम क्या क्या है? अगर छोटा ऑब्जेक्ट एटॉमिक साइज को तुमको मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बराबर है? सिंपल, इतना कुछ हार्ड नहीं। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? मेथड टू मेजर, डिस्टेंस मेजर किया, डिस्टेंस मेजर किया ना, साइज मेजर किया, अरे साइज मतलब डायमीटर। अब क्या मेजर करने जा रहे हैं? मास, बराबर। मास कैसे मेजर करते जरा सुनो, अभी रिसेंटली 2019 में चेंज कर दिया उन्होंने मास, जो 1 तुम पढ़ा रहेगा, न्यूज़ वगैरह में आया था, 1 किलोग्राम जो होता है ना, 1 किलोग्राम जिसको हम लोग स्टैंडर्ड पकड़ते थे, उन लोगों ने उसको चेंज करके दूसरा कुछ बना दिया। चलो पहले पढ़ते कि पहले क्या था 1 किलोग्राम, मतलब 2019 से पहले 1 किलोग्राम का मतलब क्या था। बहुत सिंपल है, उस टाइम पे हम लोग एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का सिलेंडर रहता था, बड़ा सिलेंडर समझ में आता है? सिलेंडर बड़ा सिलेंडर ना, ऐसा सिलेंडर बड़ा सिलेंडर। हाँ, वो सिलेंडर बना किससे था? प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय, बराबर। उसको हम लोग एज अ स्टैंडर्ड मानते थे, 1 किलो का वो था, उसको रखा हुआ था, कहाँ पे रहेगा? पेरिस ब्रिज की, देखो एट सर्फ्स नियर पेरिस फ्रांस, वहां पे उसको रखा हुआ है, बराबर। किसको? प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर, उसका वजन है 1 किलोग्राम। उसका वजन कितना था? हाँ, तो उसको देख के हम लोग, देखो अभी तुम लोग जब भी कोई चीज लेने जाते हैं, पहले क्या, पहले वजन काटा रहता था तराजू, मालूम है क्या? तो एक जगह पे स्टैंडर्ड वो रखते थे ना उन लोग, शॉपकीपर एक जगह पे स्टैंडर्ड रखते ना 1 किलो का, तभी मालूम पड़ता ना ये भी 1 किलोग्राम है, समझ में आ रहा है? तो वो स्टैंडर्ड सबसे पहला स्टैंडर्ड कहाँ पे रखा गया था? पेरिस, साउथ मतलब नियर, बताइए, नियर पेरिस फ्रांस में रखा गया था, बराबर। वो क्या था? एक प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय है सिलेंडर के फॉर्म में, बराबर। उसका वजन कितना था? 1 kg। वो हमारे लिए स्टैंडर्ड था पहले, 2019 से पहले। अब चेंज हो चुका है, चलो चेंज बताऊंगा, पहले इतना तो पढ़ो। पढ़ो क्या है पहले? पढ़ो, मास अंटिल रिसेंटली, अभी से पहले, बराबर, अंटिल रिसेंटली वाज मेजर्ड विद अ स्टैंडर्ड मास एट मास ऑफ द, शायद एट रहेगा, बराबर, स्टैंडर्ड मास एट, पढ़ो, एट द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, बराबर। किलोग्राम का एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप था, हर देश को उसी को फॉलो करना था, बराबर। क्या था वो? पढ़ो, अ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, बराबर। ये एक संस्था है, वहां पे ऐसा रखा हुआ है ये चीज, बराबर।
एट कहाँ पे, एट सर्व्स नियर पेरिस फ्रांस, वहां पे इस चीज को रखा है। याद होगा एमसीक्यू में आ सकता है। किससे बना हुआ 1 किलोग्राम था बताओ? प्लैटिनम इरिडियम एलॉय। उसका शेप क्या था? सिलेंडर के फॉर्म में, लेकिन अब उस चीज को चेंज कर दिया। क्यों किया? प्रॉब्लम क्या है? वो जो प्लैटिनम इरिडियम का जो पीस है, जो 1 kg का सिलेंडर है तुम्हारा, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर, अब जब पार्टिकल उससे जुड़ जाएंगे तो 1 किलो रहेगा क्या? थोड़ा बढ़ जाएगा ना, टाइम के साथ चेंज होते जाएगा ना, समझा? हाँ, एक ये था। एक और चीज था वहां पे, उसको एटमॉस्फेरिक फैक्टर भी इफेक्ट करते थे वहां पे। एटमॉस्फेयर, दो रीजन समझा। पहले तो वो क्या, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर चिपका लेता था अपने, समझा? और दूसरा एटमॉस्फेरिक फैक्टर भी उसको इफेक्ट करते, जिसकी वजह से 1 kg शायद चेंज हो जाता था बीच बीच में, समझा? तो उसको हटा दिया और कुछ नया चीज लेके आया। वो नया चीज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 से, समझा? उसका प्रॉब्लम क्या था? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स रहता है, वो भी चेंज कर देता है उसका वजन को। पढ़ो। As platinum iridium piece was seen to pick up microscopic particle, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को पिक ले लेता है, समझा? चिपका लेता था अपने से, ऐसा। और आगे, and found to be affected by एटमॉस्फेयर भी उसको इफेक्ट कर जाता था, राइट? ऐसा। Its mass could no longer treated as a constant, फिर उसको क्या हम लोग 1 kg लेंगे, वो चेंज हो जाएगा ना, फिर तो वो कांस्टेंट रहेगा क्या, समझा? उसको हटाया और नया चीज लेके आया। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में उसको देखते हैं। चलो देखते हैं, पढ़ो कैसा देखते हैं वो, पढ़ो। Hence न्यू डेफिनेशन, अभी रिसेंटली 1 साल पहले 2019 में ये सब किया गया, बराबर? Hence न्यू डेफिनेशन ऑफ मास वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन, कब निकाला गया था? 20 मई 2000, बराबर? तब निकाला गया कि हम लोग मास का डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब जो वजन रहता है 1 किलोग्राम, उसका डेफिनेशन चेंज हो गया। पहले डेफिनेशन समझा क्या था? डेफिनेशन प्लैटिनम इरिडियम का जो एलॉय है, उससे जो सिलेंडर बना है, उसका जो वेट है 1 किलोग्राम, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, अब स्टैंडर्ड अलग कुछ आ गया है। पढ़ो, पढ़ते समझा? किसमें? अब हमने उसको चेंज किया, किसके फॉर्म में बताओ? हम लोग करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में देखते हैं। किसके फॉर्म में देखेंगे अभी? क्या है इलेक्ट्रिक? चलो देखते हैं। याद रखो कब चेंज किया गया था? 20 मई 2000, रिसेंटली, बराबर? रिसेंटली। पढ़ो नेक्स्ट। Now 1 kg mass is described in the term of amount of current, ध्यान से इसको एकदम स्लो पढ़ो और थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बड़ा पॉइंट है। अब हम लोग 1 kg मास किसको देखते हैं? देखो, now 1 kg of mass is described in the term of amount of current which has to be passed through, किससे पास करने का तुमको अमाउंट ऑफ करंट को? इलेक्ट्रोमैग्नेट मालूम है? मैग्नेट अलग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझा? ऐसा लॉजिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बराबर, समझो उसमें कोई ऐसा एक आयरन कोर रहेगा और इस पे कुछ वायर को बाउंड करके रखा रहेगा हम लोगों ने, बराबर? ऐसा कुछ, बराबर? इसमें से करंट फ्लो कराना पड़ेगा तुमको। तो जब करंट फ्लो होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिज्म दिखाएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म दिखा रहा है, इसीलिए उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझा? ऐसा। चलो पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करा रहे हैं, कहाँ से? इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझा? इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट को फ्लो करा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में दो जगह पे दो चीज ऐसा रखा हुआ है, बराबर? एक जगह पे स्टैंडर्ड 1 kg है और एक जगह पे क्या है? तुम लोग कुछ चीज को रखोगे वहां पे, मतलब एक्चुअल में ये चीज कोई तो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट लोखंड को अट्रैक्ट करता है ना। बेटर जरा पढ़ो, थोड़ा समझेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ। पढ़ो क्या? नाउ 1 kg मास इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ करंट व्हिच हैज टू बी पास थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका दो साइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो साइड है, एक जगह पे स्टैंडर्ड 1 kg और एक जगह पे वो अट्रैक्ट करेगा, बराबर? पढ़ो। थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट टू पुल, पुल मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, दो होता है ना, एक पुल होता है एक पुश होता है, बराबर? पुल कर रहा है, टू पुल क्या? वन साइड ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एक साइड उसका एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस है जो पुल करने वाला चीजों को, मैग्नेट पुल ही करता है ना, बराबर? हाँ, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। ये कब तक पुल करेगा? जब तक ये साइड का स्टैंडर्ड, ये इधर स्टैंडर्ड रखा है, बताया तुमको, दो जगह पे दो पार्ट है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का दो पार्ट है। एक जगह पे एकदम सेंसिटिव चीज है, बराबर, जो क्या करेगा? पुल करने का काम करेगा, और दूसरी जगह पे तुमने क्या रख के रखा है? स्टैंडर्ड। ये कब तक पुल करेगा बताओ? ये कब? ये पहले कुछ नहीं है ना इसमें, तो ये ऊपर रहेगा और ये 1 kg नीचे रहेगा ना, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? ये पुल करेगा तो इसका वजन बढ़ जाएगा और ये लाइन बराबर इसके ऊपर आ जाएगा। बैलेंस जब तक दोनों नहीं होगा तब तक वो पुल करेगा, समझा? तो वो पुल करके बैलेंस होने के लिए कितना करंट लगा, उससे हमने 1 किलोग्राम का मास को स्टैंडर्ड किया है, समझा? पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो और थोड़ा समझेगा। समझा क्या लॉजिक बताया मैं? पढ़ो जरा फिर से पढ़ो, थोड़ा और क्लियर होगा, इतना इजी नहीं। पढ़ो। Now 1 kg of mass is described in the term of amount of current which has to be passed through electromagnet, क्या करने के लिए? टू पुल ना,
पुल करने, टू पुल, क्या टू पुल, वन साइड ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस टू बैलेंस, वन साइड ऑफ एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस टू, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? हाँ, टू बैलेंस, पढ़ो किधर गया, किधर गया, हाँ, टू बैलेंस अनदर या फिर अदर साइड विच होल्ड्स अ स्टैंडर्ड के, बताया था ना एक जगह पे स्टैंडर्ड केजी मास है और एक जगह पे तुम लोग पुल कर रहे हो, एक जगह पुल, और कब तक पुल करो, जब तक दोनों बैलेंस नहीं होता है, खुद भी बैलेंस होएगा और ये ऐसा ही बैलेंस करेगा, ऐसा लॉजिक है। विच होल्ड्स वन स्टैंडर्ड ना, विच होल्ड्स वन स्टैंडर्ड केजी ऑफ मास, समझे लॉजिक यहाँ पे क्या लगा है? 1 किलोग्राम को मास को हम लोग किसके फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी? इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट, वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो तुम लोग फ्लो कराते हो किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट से, जो एक साइड जिसका पुल करता है चीजों को ना, और कब तक पुल करे? जब तक वो दूसरी साइड को बैलेंस नहीं कर लेता, दूसरी साइड पर स्टैंडर्ड केजी ऑफ मास रखा हुआ है, समझा? आगे नेक्स्ट पढ़ो। टू मेजर मास ऑफ, अगर तुमको छोटा छोटा चीज का मास निकालना है तो क्या करोगे? टू मेजर स्मॉल, ये केमिस्ट्री में आ चुका है, ये कुछ नया चीज। एएमयू याद है? एएमयू क्या? एटॉमिक मास यूनिट, 1 एएमयू पढ़ाया था, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, पढ़ाया हुआ चीज है बराबर, हाँ पढ़ो वही चीज है। टू मेजर मास ऑफ स्मॉल एंटाइटीज सच एज एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू इज यूज्ड ना। एएमयू का डिफाइन याद है? इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ अनएक्साइटेड एटम ऑफ कार्बन 12, एक ही मतलब ना, कार्बन 12 आइसोटोप बराबर, कार्बन 12 बराबर। 1 एएमयू इतना होता है, ये भी पढ़ाया पहले ना। 1 एएमयू कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, याद रहेगा, सिंपल सिंपल चीज है, याद रखो। सबसे मेन चीज यहाँ पे कि पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले हम लोग किसका एलॉय? प्लैटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर शेप में जिसका वजन था 1 kg, वो यूज करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो कराते हैं, कब तक फ्लो कराएंगे? जब तक वो पुल नहीं कर पाता है, और उतने जो भी चीज को पुल करेगा वो दूसरी साइड से उसको बैलेंस कर लेगा, ऐसा लॉजिक है। छोटे, अगर छोटा तुमको मास मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे? एएमयू। एक एएमयू कितना होता है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप बराबर, जो कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझा मास कैसे मेजर करते हैं? बेसिक बेसिक आइडिया, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बेसिक बेसिक आइडिया। चलो अब मेजर करते हैं टाइम। डिस्टेंस मेजर किया ना प्लैनेट का, फिर वजन मेजर किया, मास देखा पहले क्या था, अभी क्या है, अब क्या मेजर करते हैं? टाइम। टाइम भी देखते हैं, टाइम को कैसा मेजर करते हैं, चलो देखो। तो टाइम बताने के लिए सबसे पहले को मैंने वहां पे लिखा है मीन, कुछ तो डे लिखा है, पढ़ो क्या है, कौन सा डे है? मीन सोलर डे रहेगा शायद, हाँ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे मतलब क्या होता है? मीन सोलर डे 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है ना, रात का 12 से लेके, तो 12 घंटा हुआ ना, हाँ। नेक्स्ट जो नून होता है, फर्स्ट नून से लेके नेक्स्ट सेकंड, या तो एक नून से लेके दूसरे नून तक ना, वो जो रहेगा टाइम उसको बोलेंगे मीन सोलर डे, जो 24 घंटे का होता है, बराबर ना। पढ़ो, मीन सोलर डे इज द एवरेज टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 नून टू, समझा ना? अरे एक नून से लेके दूसरे नून तक 24 घंटा ना, समझ में आया? बराबर, मालूम ना तुमको नून वगैरह, हाँ वही। चलो नेक्स्ट। अच्छा 24 घंटा इसका मतलब क्या है? देखो 24 आवर्स आएगा, लेकिन हम लोग टाइम के लिए ज्यादा करके एसआई में सेकंड्स यूज करते हैं ना, सेकंड। अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो अगर हावर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा, तो किस में आ जाएगा? तो मिनट में आ जाएगा, लेकिन चाहिए सेकंड, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60। अरे एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक मिनट में 60 सेकंड, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये सेकंड्स में आ जाएगा, और ये होता है शायद 86400 ऐसा कुछ रहेगा, हाँ वही है बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 86400 सेकंड्स बराबर। मतलब एक मीन सोलर डे में कितना आता है बताओ? 86400 सेकंड्स, इतना सेकंड लगता है, एक पूरा मीन सोलर डे में इतना रहता है। एक घंटे में कितना सेकंड? 3600 ना, 3600 ना, हाँ एक घंटे में उतना ही होता है ना, 3600 ना, हाँ ठीक है। चलो पढ़ो सेकंड के बारे में पढ़ते कि हम लोग ने एक सेकंड को ऐसा दिखाया, एक सेकंड मतलब क्या है बराबर। अब बताओ ये कितना सेकंड? ये 86400 सेकंड। अगर तुमको एक सेकंड चाहिए तो इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 1/86400 सेकंड ना। एक्चुअल में ये क्या था? ये था मीन सोलर डे ना, नहीं हाँ मीन सोलर डे ना। इसको तुम लोग अगर 1/86400 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट करके कितना आ जाएगा? 1 सेकंड ना। तो 1 सेकंड ऐसा डिफाइन किया था बराबर, पहले ऐसे, जो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, इसके हमने नया भी बनाया। ये पहले समझे, पहले कैसा रहता है, थोड़ा पढ़ो और समझेगा, इतना इजी नहीं। और पढ़ो क्या देखो, द यूनिट ऑफ टाइम जो सेकंड होता है वो बनाया कैसे था? पढ़ो,
was considered to be 1/86400 ऑफ मीन सोलर डे। मीन सोलर डे इतने का होता है मालूम है क्या तुमको? बताया ना 24 घंटा मतलब 86400 सेकेंड्स। इसको तुम लोग ने मल्टीप्लाई किया था उस टाइम पे किससे? 1/86400, तो जो आंसर आया था वो 1 सेकेंड था। पहले ऐसा देखते थे 1 सेकेंड, पहले ऐसा देखते थे बराबर। लेकिन प्रॉब्लम तब आया जब मान लो तुमको अर्थ अपना रोटेशन जो है वो कभी कभी स्लो कर लेता है। स्लो होता है ना अर्थ का रोटेशन, कभी वैसा बोलते हैं ना, कभी दिन बड़ा होता है रात छोटा, ऐसा कुछ होता है मालूम है बराबर। तो उस टाइम पे मतलब अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाता है, ये तो फास्ट जो भी रहेगा, समझा? तो क्या उस टाइम पे तुमको करेक्ट 86400 सेकंड मिलेगा? अरे फरवरी देख लो बराबर, मालूम ना 4 साल में 28 का क्या बन जाता है मालूम है ना? तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया मतलब 24 घंटा एक्स्ट्रा आ गया उसमें, समझा? तो ये वैल्यू तुम्हारा उस टाइम पे चेंज हो सकता है, समझा लॉजिक क्या है? तो इसलिए वो 1 सेकेंड का ये जो डिफाइन था ये गलत हो गया उस टाइम पे, फिर नया बना। अरे देखो ना चेंज हो रहा है ना टाइम। अरे 86400 आएगा एग्जैक्ट आएगा? हमेशा नहीं आएगा। तो वो अर्थ जो अपना रोटेशन स्लो ज़्यादा कर लेता है बराबर ऐसा। चलो पढ़, ये समझा तुमको क्या था लॉजिक? पहले हम लोग 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करते थे? 1/86400 टाइम्स मीन सोलर डे, जो खुद 86400 सेकंड का था ना, कैंसिल 1 सेकंड आया था बना। लेकिन वो गलत होता है, समझा? गलत क्यों हो गया? अर्थ का रोटेशन का स्पीड कम ज्यादा होता है, इसके लिए पढ़ो पढ़ो। However, this definition proved to be unsatisfactory। वो जहाजम नहीं हुआ उस टाइम पे, क्या है क्या बोल रहा है बराबर। आगे, to define the unit of time, जो 1 सेकेंड उसको प्रॉपरली इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। आगे पढ़ो क्या है? Because solar day varies gradually due to gradually slowing down of earth rotation। ये बताना मैंने तुमको। अरे अर्थ ये जो तुम्हारा ये जो दिख रहा है मीन सोलर डे, ये चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है कब? और एक्चुअल में होता भी है ना, एक्चुअल में होता भी तो है ना। अर्थ का जो रोटेशन है उसका स्पीड कम ज्यादा ग्रेजुअली चेंज होने की वजह से तुम्हारा मीन सोलर डे चेंज हो जाएगा। तो क्या बराबर कैंसिल होएगा? अरे अलग वैल्यू है, कैंसिल होएगा क्या? तो 1 सेकंड मिलेगा, समझा ना? इसके लिए चेंज कर दिया हमने। हाँ तो किधर थे? पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो क्या पढ़ो ना, एनर्जी डाउन हो गया, पढ़ो। However, this definition proved to be unsatisfactory due to to define unit of time precisely because जो solar day था, solar day varies gradually to a gradual slowing down of earth का जो rotation है उसका slow कम ज्यादा होता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। रुक जा hence आगे बढ़ो। hence the definition of second was replaced by one based on the atomic standard। ये क्या है बताता हूँ, चलो अभी देखो। पहले हम लोग ऐसे यूज करते थे, अब हम लोग यूज करते हैं एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम बराबर। उस पर हम लोग सीजियम एटम यूज करते हैं। सीजियम मालूम है? पीरियोडिक टेबल में देखो तुमको मिल जाएगा, सीजियम मिल जाएगा, सीजियम। वो सीजियम एटम का हम लोग यूज करते हैं और उसका जो वाइब्रेशंस होता है ना, वाइब्रेशंस, उससे हम लोग ने 1 सेकेंड बनाया हुआ है बराबर, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सीजियम जो एटम होता है उससे हमने बनाया, देखो पढ़ाऊंगा आगे बताऊंगा। याद हो पहले समझा क्या? पहले कैसा बनाया था? मीन सोलर डे को किससे मल्टीप्लाई किया था? 1/86400 सेकेंड से, तो आया तुमको 1 सेकेंड। लेकिन वो गलत आ रहा था क्योंकि अर्थ का रोटेशन ग्रेजुअली चेंज होता है बराबर। अब हम लोगों ने क्या उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे बताओ? एटॉमिक स्टैंडर्ड यूनिट। क्या है एटॉमिक स्टैंडर्ड? एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम यूनिट है, क्योंकि टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिट हमारे लिए टाइम हो गया बराबर। तो एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम क्या है, चलो वो पढ़ते हैं। मतलब इतना बता देता हूँ, सीजियम एटम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? चलो उसका और बता दो, उसका वाइब्रेशन से हम लोग हमारा सेकेंड निकालने वाले, कितना 1 सेकेंड मतलब क्या होता है। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज नाउ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम लोग क्या यूज करते हैं? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अब हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाता है बराबर। चलो पढ़ते, इसका मतलब क्या है? इन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम पढ़ो, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम इज यूज। यही बताया मैंने तुमको, सीजियम एटम का जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है वो यूज करते हैं और 1 सेकेंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे पढ़ते। देखो ये दिखाई दे रहा है इतना, ये कितना वाइब्रेशन है? 9 192 631 770, इतना वाइब्रेशंस होता है सीजियम एटम में। और वो एक पर्टिकुलर एटम नहीं है, उसका आइसोटोप वगैरह हो सकता है। पढ़ो क्या? 1 सेकेंड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इतना वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन एनर्जी स्टेट ऑफ सीजियम 133 जो एटम है, इसका जो 2 हाइपरफाइन एनर्जी स्टेट है बराबर, वो जब इतना वाइब्रेशन कर लेगा तो बनता है 1 सेकेंड। याद रहेगा? 9 192 631 770, इतना जब वाइब्रेशन होता है सीजियम 133 उसका एटॉमिक नंबर है बराबर।
सीजियम 133 जो एटम है इसका अगर इतना वाइब्रेशन होता है उसके दो हाइपरफाइन एनर्जी स्टेट के बीच में, बराबर, तो तुमको मिलेगा इसमें, अरे वाइब्रेशन में टाइम लगेगा ना, तो इतने वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। समझा 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया है? समझा 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया? ये एग्जैक्ट रहता है, यही चीज हम लोग यूज करते हैं स्पेस में। स्पेस में घड़ी का काटा, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी लगेगा तो घड़ी का काटा बराबर चलेगा क्या? अरे डिजिटल यूज करेंगे, बराबर, समझ में आ रहा लॉजिक क्या है? तो उस टाइम पे स्पेस में भी हम लोग यही यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सीजियम क्लॉक यूज करते हैं, वहां पे सीजियम क्लॉक लगाते हैं। आज में 4 सीजियम क्लॉक से उसका प्रॉपर फ्रीक्वेंसी और सब कुछ मैनेज किया जाता है। देखते हैं क्या अभी तक समझा तुमको क्या लॉजिक है? पहले समझा, पहले क्या था? मीन सोलर डे को मल्टीप्लाई करते थे 1/86400 सेकंड से, तुमको मिलता था 1 सेकंड, जो गलत था। क्यों गलत था बताओ? अर्थ का रोटेशन ग्रेजुअली चेंज होता है, समझा? फिर क्या यूज किया हम लोगों ने यूज किया, चलो सीजियम एटम यूज करते हैं, बराबर, समझा? क्या सीजियम आइटम का क्या देख रहे थे हम लोग? वाइब्रेशन देख रहे थे, बराबर। तो सीजियम 133 जो एटम है इसका जो दो हाइपरफाइन स्टेट है, एनर्जी स्टेट, जो दो ज्यादा एनर्जी स्टेट है, उनमें जब वाइब्रेशन है कितना 9192 63177, इतना जब वाइब्रेशन होता है तो उसको हम लोग 1 सेकेंड पकड़ते हैं। समझा लॉजिक क्या है? हाँ, अब इस टाइम पे प्रॉपर उसका फ्रीक्वेंसी देखो, एक बार गया स्लो, फिर फास्ट हो गया, फिर स्लो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहना चाहिए ना। तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखना है, वाइब्रेशन इतना होना चाहिए, तो 1 सेकंड मिलेगा। उसके लिए हमने 4 सीजियम क्लॉक यूज किया, बराबर, इंटरनेशनल पढ़ते। चलो यहाँ तो हो गया ना शायद तुम्हारा, पढ़ो क्या है? द सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर वेरी, एकदम एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही है, बराबर। इस दुनिया में हमारे लिए सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सा है? सीजियम एटॉमिक क्लॉक। ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, समझा? इस दुनिया में सबसे एक्यूरेट क्लॉक सीजियम एटॉमिक, क्योंकि वो सीजियम एटम सीजियम 133 का वाइब्रेशंस लेता है, बराबर। उसमें अगर इतना वाइब्रेशन होता है तो वो 1 सेकंड दिखाएगा, इसका डबल हुआ तो 2 सेकंड दिखाएगा, इसका ट्रिपल हुआ तो 3 सेकंड। समझा? समझा क्या? हाँ, आगे नेक्स्ट बता ना, 4 क्लॉक यूज किया है क्या मेंटेन करने के लिए? उसका फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, समझा? फ्रीक्वेंसी में आता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर इतना वाइब्रेशन होता है तो दूसरे सेकंड में भी उतना ही होना चाहिए ना, समझा? कभी इनकेस वो अपना फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो हमारा टाइम भी चेंज हो जाएगा, फिर तो समझ में आ रहा है? हाँ, लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या? द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल, मतलब सेकंड जो होता है, एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी, तुमको दो चीज मेंटेन करना है, मतलब सेकंड 1 सेकंड प्रॉपर आना चाहिए और उस टाइप पर तुमको फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन करना है। इसके लिए 4 सीजियम क्लॉक्स हमने यूज किया है, पढ़ो। इज मेंटेन्ड थ्रू 4 सीजियम क्लॉक ना, समझा क्या है? 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक, क्योंकि सीजियम एटम यूज किया इसके लिए एटॉमिक क्लॉक, समझा? थियरी है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुक्स वगैरह पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, समझ में आएगा, बराबर, क्या क्या चीजें। समझे लॉजिक क्या क्या है? मेन चीज समझे, यहाँ पे याद रखना। पहले हम लोग मीन सोलर डे से 1 सेकंड निकालते थे, अब सीजियम एटम का वाइब्रेशन से 1 सेकंड निकालते। समझा कि लॉजिक क्या? ये तो समझा। मास पहले कैसे निकालते थे हम लोग? इरिडियम प्लैटिनम का जो एलॉय था, जो सिलेंडर शेप में था, उसका वजन 1 किलो था, उससे निकालते थे, और अभी हम लोग करंट से निकालते हैं ना, करंट के कंपैरिजन में। समझा? समझो लॉजिक क्या है? बोलो। और पैरेलैक्स समझो तुमको, पैरेलैक्स क्या है? पैरेलैक्स एंगल थीटा, बराबर। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तुमको देखना है तो 2 ऑब्जर्वेटरी बनाना पड़ता है, बराबर ना। अगर 2 AU के डिस्टेंस पर तो सबसे बेस्ट रहेगा, ये सिखाया। और फिर हम लोगों ने क्या देखा? साइज ना, साइज डी वाला याद है? डी निकाला था ना, डी लिख बनाया था मैंने डी। उस टाइम पे 2 पॉइंट को व्यू करना पड़ेगा एक ही जगह से ना, याद है क्या? उस टाइम पे एंगल आया था अल्फा, एंगुलर डायमीटर ना ऑफ द प्लैनेट और स्टार, उसको बोलते थे अल्फा को, याद है? चलो, वैसे तो थियरी था, जिसको तो पढ़ना पड़ेगा तुमको थोड़ा बहुत।